पीयूष जी ठहरे, बाद में मैं कुछ लेने गया उनके लिए, जब आया तो पीयूष जी एकदम नाराज हो गए कि केशव जी आपने मुझे होटल में क्यों ठहराया, मतलब यहाँ क्यों ठहराया यूनिवर्सिटी। मैंने कहा सामने कलेक्टर ठहरे हुए, यहाँ आप, बोले आपको मालूम है यहाँ पर अंदर बाथरूम में आप जाकर देखिए, ये वो सब, मतलब मुझे काफी बातें बताई। मैंने कहा सर मुझे मालूम है आपका स्टेटस और सब बातें हैं, लेकिन ये था कि अच्छी जगह लग रही थी मुझे। तो बोले आप देख लो नेपकिन नहीं है, साबुन नहीं वगैरह वगैरह। तो मुझे उन्होंने कहा यार केशव जी मुझे भोपाल जाना है और मेरी, तो मैंने ठीक है ड्राइवर को बोला कि सर को भोपाल छोड़ देना। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि देखो यार जब मैं NSD में था, थिएटर में था, हम धर्मशाला में नाटक जगह जगह घूमते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, रोड पे रहते हैं, वो सब बात नहीं है, लेकिन अब फिल्मों में आने से वो जो एक लेवल, जो स्टारडम वाला लेवल है, तो वो हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है मैडम कि क्या ऐसा आपके आज भी जो आपने जितने स्टार बनाए हैं सब, वो अभी आपके लिए सब आते हैं, तो अब कहीं गांव में अगर आप प्ले करती हैं तो क्या जो बड़े स्टार बन चुके हैं, क्या उनके लिए धर्मशाला या वो होटल होती है आगे? ये इस पे डिपेंड करता है कि ये इस पे डिपेंड करता है कि मैं कहाँ ठहरी हूँ, किसने मुझे ठहराया है। अगर मेरे किसी थिएटर वालों के लोगों ने बुलाया है, या जैसे जबलपुर की बात हो रही थी, जबलपुर का विवेचना का ग्रुप आया, उसने मुझे ठहराया है, या फिर टाटा वालों ने मुझे बुलाया है और कलकत्ता में मुझे ठहराया है, तो ऑब्वियसली अगर टाटा ने मुझे बुलाया है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मुझे मौर्या में या इसमें अशोका में ठहराए। लेकिन अगर उन्होंने मुझे किसी अपने करीबी थिएटर वालों के साथ बुलाया, या जैसे किसी यूनिवर्सिटी में मैं जाती हूँ, तो यूनिवर्सिटी में जो हमारे वहाँ के वाइस चांसलर वगैरह या कुछ भी हैं, उनका जो स्टेटस है उसमें ठहरे। और अगर कहीं बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं अपनी शान झाड़ने की, तो जहाँ मामूली जैसे कोई भी, हम जैसे या तुम्हारे जैसे हमारे जैसे कहीं भी ठहरने के बाद में वह करती क्या हूँ, सबसे बड़ी बात ये मैं टाटा में ठहर रही हूँ या मैं किसी के यहाँ ठहर रही हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे ठहराया कहाँ, वो जरूर देखने वाली चीज जरूर होनी चाहिए, उसका ख्याल होना चाहिए। बाकी जहाँ भी उसकी कोई बात नहीं। शुक्रिया नादिरा जी। रहमत सैयद कहाँ हैं? बहरीन में आप आरजे रह चुकी हैं, रहमत जी एंकर हैं, एक सवाल वो पूछ रही हैं। जी जरूर पूछिए। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आप सबको। मैं रहमत सैयद, और यहाँ पर हमने नादिरा बब्बर जी के बारे में जितनी बातें सुनी, और मैंने एक्चुअली खासकर जितनी बातें पढ़ी भी थी, तो आप वाकई बब्बर शेर की तरह हैं। जितना अपने लाइफ में जितना कुछ कमाया है, और यहाँ पर इतने सेलेब्स हैं, फीलिंग रियली प्राउड टू बी अ पार्ट। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ कोई जानता है कि नादिरा बब्बर जी कब पैदा हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था? कोई नहीं जानता? कोई तो एक जानता होगा जी। 20 जनवरी। 20 जनवरी। तो आपको मिलता है, आपको भी मिलता है 5-5 लाख रुपए देवमणि जी के अकाउंट से। मैंने इसलिए कहा 20 जनवरी क्योंकि उस दिन बहुत खास लोग पैदा होते हैं, जैसे कि मैं भी पैदा हुई। इतनी बात करने के लिए आपने ये बात बताने के लिए की। नादिरा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब आपने नेशनल स्कूल अकेडमी से आपने ग्रेजुएट किया था, तो उसकी क्या यादें हैं, आप हमारे साथ शेयर करेंगे? पहले नाटक में पहला शो था, मतलब पहले नाटक पहली फिल्म। पहले नाटक में जी ऐसी कोई खास बात नहीं थी। मतलब ये भी एक बात होती है कि आप ये कह रहे हैं कि आप कोई खास नहीं है और ना कोई खास बात है। हाँ, शुरुआत की थी ये करेंगे, कुछ लोगों से मिलना, कुछ लोगों के बारे में कहना। अब ये मेरी खुशनसीबी है, जैसे सरिता जी को मैं जानती हूँ, है ना, और बहुत बहुत लोग यहाँ बैठे हैं। अखिलेंद्र और मैंने बहुत ज्यादा नाटक नहीं किए, 4-5 उन्होंने कहे हैं, हो सकता है 7-8 के, लेकिन इतनी मोहब्बत और सादगी अखिलेंद्र में जो है
बताऊं, मतलब लखनऊ का उन्होंने जिक्र किया अभी, और वहाँ मैं ऐसे ही बैठी थी, 2-4 और लोग वहाँ मिल गए थे, तो इनके साथ का ही एक लड़का जो हमारे ग्रुप का, इनके उसमें अभी सीरियस, अचानक आवाज आई, बाजी। एकदम ये आ गए, अरे बाजी, अरे बाजी। मैंने कहा भैया तुम हो? इतना दिल का साफ, देसी, नहीं इतराने वाला, कभी कभी नहीं इतराएंगे, कभी झाड़ेंगे नहीं कुछ के मैं कुछ हूँ। हालांकि आज इनकी बहुत बड़ी जगह है थिएटर में, थिएटर तो पता नहीं कितना नहीं कर पाते होंगे, शायद वक्त नहीं मिलता, बहुत कम लोग कर पाते हैं। सरिता जी जिस जगह में है वो, और गीता की दिल की अच्छाई देखिए कि उसको ये सब कहने की क्या जरूरत थी कि मैं अस्पताल में गई और बीमार थी। दिनेश जी क्या कर सकते, और तो क्या कर सकते, इंसान की जिंदगी की पलों की, हाथों की लगों में जो वक्त पैदा रहता है। सॉरी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कुछ चीजें होती हैं लम्हों में कैद होती हैं, जैसे ये सब भी कितनी अच्छी इंसान वो है, उनको क्या जरूरत है ये बताने की कि मैं दिनेश जी के लिए मैं क्या लेके गई थी अस्पताल में, किसी के लिए जरूरी है क्या? लेकिन ये अच्छे इंसानों की पहचान होती है कि वो अपने दोस्तों के लिए जो उन्होंने मोहब्बतें जाहिर की होती हैं, तो अभी मत करवाइएगा ये ना, आप कुछ मेरा नहीं है तब तो आप भी नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस मैं ये आप सब से ज़ाती तौर पे शुक्रिया कह रही हूँ। मैंने एनएसडी में कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, और वो भी मैं बहुत परेशान भी थी, परेशान बुरे सेंस में नहीं, तारीफ। अब आपको ऐसा लगेगा अपनी तारीफ कर रही, वाकई कर रही हूँ, सच में तारीफ अपनी कर रही हूँ। तो लेकिन मेरे पास ताकत, सबसे ज्यादा ताकत किस चीज की है मेरे पास? मेरे दोस्तों की, मेरे प्यारे लोगों की। मेरे पास और कोई ताकत नहीं। अब आज ये बैठे, इनसे पूछ लीजिए चाहे कितने वर्षों के बाद मिले होंगे मुझसे सब लोग। हनीफ का तो बहुत ही एहसान है मेरे ऊपर जिंदगी में, 29 साल कोई किसी का दोस्त रहता है? बहुत बड़ा। और वहां जितने लोग पीछे बैठे हैं, सिर्फ जरा सा उनसे हनीफ ने कहा होगा कि यार बाजी का वो फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ से सब दिख रहे हैं, सारे बैठे, सब आ गए। हाँ, दिख रहा है वहां से? अच्छा चलिए, बस मेरे ख्याल से अब रहने देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना है। आनंद जी क्या पूछे हैं? राजेंद्र जी, हिंदी रंगमंच में मौलिक नाटकों का अकाल रहा है, ऐसा हमेशा शोर उठता है। आपने बहुत मौलिक रचनाएं दी हैं हिंदी रंगमंच को, और नई पीढ़ी के लिए और नए रचनाकारों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि नया सृजन कैसे होगा? मुश्किल सवाल है, लेकिन जरूरत है इसकी, क्योंकि ये बहुत कमी है इसकी कि हम लिखें, अच्छे कहानियाँ लिखें, कविताएं लिखें, वो बहुत जरूरी है जी। अब मेरे ख्याल से काफी देर हो गई। कोई बात नहीं नादिरा जी, हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि मेरी माँ के हाथ, जो आपकी कविता सईदा जी ने याद दिलाई थी, वो लोगों को आप सुनाएं, और बीच में ये सिलसिला भी चलता रहेगा। कौन सा? मेरी माँ के हाथ आप सब लोग सुनना चाहते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे भी चलेगा। हाँ, अभी 6:30 में आधे घंटे बाकी है। अब सिर्फ मेरा है इसलिए अच्छा है। आधा घंटा नादिरा जी के लिए आधा घंटा है। जी, मैं 2 कविताएं लाई हूँ मेरी।
मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ, चौड़े मजबूत हरे भरे हाथ, कुछ खुरदरे मर्दाने मजदूरों जैसे हाथ, मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ, जवान हसीन कमसिन मेहंदी से रचे, सुहाग का जोड़ा संभालते, चूड़ियों से भरे, अरमानों से मचलते, मोहब्बत की खुशियों को समेटते हाथ, मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ। अब्बा का शाना बशाना सियासत में साथ देते, लाल झंडे उठाते, जुलूसों के नारे लगाते, अफसाने कहानियां नज़्में लिखते, अदब के बेशकीमती खजाने लुटाते, कॉलेज में पढ़ाते, रात रात भर जागकर कॉपियां जांचते हाथ, क्या मेरी माँ के हाथ, मेरी क्या माँ। बात है, वाह। फिर अब्बा की उम्र कैद की खबर सुनते, हम तीनों बेटियों को तन्हाई पालते, हम तीनों बेटियों को तन्हाई पालते, हमारी तालीम और सेहत के लिए रात दिन मेहनत करते, तेज बुखार में हमारे माथे पर पट्टियां बदलते, रातों को उठ उठ के हमें दवा पिलाते हाथ, मेरी माँ के हाथ। तेज धूप में बाहर निकलते वक्त हमें आम का पना मिलाते, सर्दियों में हमारे बदन के आसपास रजाइयां दबाते, पुरानी उतरनों की मरम्मत करके उन्हें नया बनाते, कभी फुर्सत में हमें गालिब और फैज भी समझाते, मामूली दाल और चावल को बेहतरीन पकाते हुए हाथ, मेरी माँ। बदतमीजियों पर मेरी जो तेज चाटा बन जाते, वही आंसू पोंछते, वही आंसू पोंछते, वही सीने से लगाते, कभी लाड़ करते, कभी दूर से फटकारते, जिंदगी का हमें धीरे धीरे सबक सिखाते। हम लोगों की परवरिश के लिए अपने जेवर बेचती हाथ, मेरी कमजोरियों पर भरपूर तालियां बजाते, जिंदगी का हमें धीरे धीरे मतलब समझाते, हम लोगों की परवरिश के लिए अपने जेवर बेचती हाथ, मेरे हाथ, मेरी माँ के हाथ, मेरी कमजोरियों पर भरपूर तालियां बजाते, मेरी गलतियों पे बेहद शर्मिंदा हो जाते, फिर अब्बा की मौत की खबर सुनते, उसको तन्हा ही रुखसत होके तन्हा रह जाते, टूटते हुए मुरझाते हुए सिसकते हुए, अकेलेपन का बोझ ना सह पाने वाले हाथ, मेरी माँ के हाथ। एक दिन खबर आई कि वो हाथ मर गए, वो हाथ जो जीते जी एक पल न रुके, वो हाथ जीते जी जो एक पल न रुके, अचानक आज कैसे थम गए, चुपचाप साकित वो कैसे हो गए, बेवा की हक की लड़ाई की सिपाही के हाथ, मेरे मैं हैरान उन हाथों को देखे जाती थी, वो हाथ जिन्हें कभी आराम न मिला, महंगा कपड़ा न मिला, बेहतरीन खाना न मिला, अच्छा और अपना घर भी न मिला, फिर भी जो हमेशा जोर जोर से हंसते थे, डूबते दिल से मैंने उन हाथों को सलाम किया, उन्हें चूमा, उनकी मोहब्बत का आखिरी जाम पिया, डूबते दिल से मैंने उन हाथों को सलाम किया, ठंडे से मजबूर कफन में लिपटे हाथ, उदास चुपचाप मुझे अलविदा कहते हाथ, मेरी दो poems मिला के, और एक अब ये लास्ट है जो जरा छोटी भी है, तो आप लोग होना क्या? अच्छा, इस कविता का नाम है, आखिरी कविता है जो मैं सुना रही हूँ, इसका नाम है अब मान भी ले दिल कि इस जंग का कोई फायदा नहीं, अब मान भी ले दिल इस जंग का कोई फायदा नहीं,
ये जंग और यकीन के नेकियां जीतती है और सच की फतेह होती है, ये किताबी बात, ये किताबी बातें हैं, ये तारीखी बातें हैं। इन बातों में अब कुछ रखा नहीं, हम मान भी लेते कि इस जंग का कोई फायदा नहीं। पता नहीं कौन से दौर में लिखी गई थी इंजील और कौन से युग में रची गई थी रामायण। वो लोग, वो परेशानियां, वो इरादे, वो मसीहे सब आज की तारीखियों में कहीं खो से गए। मुझे तो वैसा कोई मिलता ही नहीं। अब मान भी गए थे कि इस जंग का कोई फायदा नहीं। अब तो उसकी है पूजा जिसकी है ताकत। गुरूर का सर ऊंचा है और राज करे है दौलत। फटे पुराने सारे मुहावरे, अच्छी अच्छी सड़ी गली नसीहतें बुजुर्गों की उतार के फेंक दी हैं सबने पुराने कपड़ों की तरह। अब उन सीधी सच्ची बातों पे चलने वाला कोई नहीं। हम मान भी ले थे इस जंग का कोई फायदा नहीं। दिल तो नहीं मानता मगर क्या करें, मजबूर है। क्या अपने बच्चों को भी हम यही समझाएं, किसी पर यकीन न करें, सदामतकारी से पेश आए, अपने हर दोस्त को शक की नजर से देखें, फन उठाकर उन्हें फुकारना सिखाएं, ताकि वो भी हमारी तरह कहीं नेकियों की जंग न लड़ते रह जाए, कहीं वो भी हमारी तरह ढलती उम्र में तना टूट न जाए। उन्हें तो कम से कम हम यही सिखाएं। अब इस दुनिया में सच और मोहब्बत का कोई कायदा नहीं। अब मान भी ले थे इस जंग का कोई फायदा नहीं। मैं इस अकेडमी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये रखा, अपने ग्रुप के बच्चों की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। हनीफ साहब को खास शुक्रिया कहती हूँ, फ्रेंड को खास शुक्रिया, रीता जी और रीता जी तो खैर दिल में, हमारे दिल में है कि जान में समझ में नहीं आता मगर है। बहुत ही खूबसूरत सब लोग भी आए, इतने अच्छे अच्छे तैयार होंगे। तैयार होना भी बड़ी मुसीबत होती है। ये देखिए, ये और ये सुनना पड़ेगा। थिएटर एक ऐसी चीज है जिसको रिस्पेक्ट दिया। नहीं, ये तो सुनना पड़ेगा। जी जी। जब मैं प्ले करती हूँ तो मुझे हमेशा मेरा प्रेक्षक बहुत खूबसूरती से कपड़े पहन के एकदम लेटेस्ट फैशन, जैसे रेस कोर्स में चलता है ना फैशन उस जमाने में, तो ये थिएटर का फैशन था कि अच्छे कपड़े पहन के आना। तो जो पहला शो होता था तो हमारे गुजराती थिएटर में बहुत उसके ये सब बड़े बड़े जो आते थे आगे की सीट बैठने वाले, तो लेटेस्ट फैशन क्या है वो पता चलता था। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अब्रॉड में क्या और यहाँ भी जब थिएटर हो और हम अगर अच्छे कपड़े पहन के आए तो वो रिस्पेक्ट सामने वाले का जाता है। ये नादिरा जी के लिए मैं तैयार होकर आई हूँ। ये मैंने अपने आप को तैयार करके आपके सामने पेश किया है नादिरा जी। क्या बात है, वहाँ उठा लेंगे। अगले की एक अधूरी बात रह गई थी मेरी मैडम, इसलिए उसको पूरी कर रहा हूँ। पीयूष मिश्रा जी बाद में रुके और कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे गले लगाया कि यार केशव राय जी बहुत बढ़िया करते हैं। ये मैं बोल नहीं पाया था। तो अब ये फोटो का असर देखिए, ये जो अतिथि वक्ता है, जो अतिथि वक्ता थे आज के,
नादिरा जी के साथ वो लोग एक ग्रुप फोटो के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। आइए दीप्ति जी, आइए। कमल जी आ जाइए। हरीफ जी लीजिए, आप लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। पाठक जी आ जाइए।